हैं, देखो ना काम आएंगे। कल देखो मैंने बताया था हम कौन कौन सी व्यवस्था पढ़ेंगे, राजनीतिक, प्रशासनिक, ये वही है प्रशासनिक व्यवस्था। जब हम पढ़ते हैं उसने वो मंदिर बनवाया, वो कौन सी है? हम आगे पढ़ेंगे इतना टैक्स लिया, इसका मतलब कौन सी है? या कल हम पढ़े जावर में खनन उद्योग की जानकारी, खनन क्या है? आर्थिक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। मैं पढ़ रहा हूं कि उसको हराते वहां तक चला गया, तो कैसी व्यवस्था है? राजनीति। तो सारी पढ़ेंगे, तो ये किस प्रकार की व्यवस्था है? प्रशासनिक। तो आप बताओ पहला कौन है? हम। एक होता राजा, राजा के नीचे मंत्री होते हैं। एक मंत्री वित्त मंत्री, एक है गृह मंत्री, एक है सूचना का मंत्री, एक है खेती का मंत्री, एक है व्यापार का मंत्री, एक उद्योगों का मंत्री, अलग अलग मंत्री है। अब इन मंत्रियों को कंट्रोल कौन करेगा? इन मंत्रियों के ऊपर एक मंत्री और होना चाहिए, वो प्रधानमंत्री। मंत्रियों का जो प्रधान है उसको क्या कह दो? प्रधानमंत्री। या मंत्रियों में मुख्य आप कह दो मुख्यमंत्री। जैसे आज आपका प्रधानमंत्री या आज आपका मुख्यमंत्री होता है, वैसे उस टाइम में भी राजा के टाइम में एक प्रधानमंत्री होता है, एक क्या होता है? मुख्यमंत्री। कुछ ही कह दो आप उसको, प्रधानमंत्री भी कह सकते हो, क्या बोल सकते हो? मुख्यमंत्री। और ये लोग उसको बोलते हैं अमात्य। क्या बोला करते? तो मंत्रियों को कंट्रोल करने वाला जो मंत्री होता है वो कौन होता? भाई मैं तो आज भी कहता हूं, मैं आपसे पूछूंगी यार अपना गृह मंत्रालय कौन संभालते हैं? आपका दूसरा अमित शाह संभालते हैं, है ना। मैं कहूं विदेश मंत्रालय कौन संभालते हैं? आपका दोस्त जयशंकर। मैं कहूं वित्त मंत्रालय कौन है? आपको सर निर्मला सीतारमण। तो मैं फिर मोदी जी क्या संभालते हैं? इन सबको, इन्हें सबको संभालते हैं, इसलिए वो क्या है? प्रधानमंत्री। ये का ये मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बाकी सारी मंत्रियों पे क्या करता है? कंट्रोल। तो वह मंत्री जो बाकी मंत्रियों को कंट्रोल करता है उसको क्या बोलते हैं? मतलब राजा अमात्य को बुला कहता है, हाँ भाई बता क्या गड़बड़ चल रही है। अब अमात्य पूछे गृह मंत्रालय से, कृषि मंत्रालय से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो अमात्य का मतलब क्या हो गया? प्रधानमंत्री। क्या हो गया? आगे बात सुने। पर अब देखो सवाल दूसरा आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये मंदिर शिव जी का है जहां से अभिलेख मिला है। मंदिर किसका है? जहां से क्या मिला है? अभिलेख में लिखा विष्णु मंदिर बनवाया। अभिलेख में तो लिखा हुआ है वराह मंदिर का निर्माण करवाया, और ये लिखा हुआ है शिव जी वाले मंदिर पे। फिर मैं कह रहा हूं मंदिर बनवाया आहड़ में। मंदिर कहां बनवाया? और मैं अभी बोला सरनसुर प्रशस्ति उदयपुर से मिली। सरनेश्वर वाला मंदिर कहां पर है? उदयपुर। अब सुनना मेरी बात को। हुआ यूं कि अल्लट ने आहड़ में एक मंदिर बनवाया, वराह मंदिर। कौन सा बनवाया? वहां पर अभिलेख लगवा दिया। वराह मंदिर के बाहर क्या लगवा दिया? अभिलेख। कालांतर में वराह मंदिर आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया, तो उसके पत्थर इधर उधर बिखर गए, मूर्ति तोड़ के चले गए, मंदिर तोड़ के चले गए। काफी सालों बाद किसी ने उदयपुर में बनवाया सरनेश्वर मंदिर, तो उसको पत्थरों की आवश्यकता पड़ी, तो किसी ने कहा थोड़े पत्थर उधर पड़े रहे, तो उन्होंने वो भाटे ला के यहां लगा दिए। उनमें एक भाटा वो भी आ गया जिस पर अभिलेख लगा हुआ था। हमें कौन से मंदिर से मिला? तो हम तो उसको क्या कहेंगे? पर वास्तव में यहां का नहीं है वराह मंदिर का। है कहां का? वरना शिवजी वाले मंदिर में विष्णु मंदिर की जानकारी क्यों होगी? शिवजी वाले मंदिर में तो शिवजी की जानकारी होती है। सरनेश्वर मंदिर तो है शिव जी का, जानकारी हमें किसकी दे रहा है? विष्णु की। इसका मतलब ओरिजिनली तो ये कहां पर लगा हुआ था? विष्णु में। लेकिन वो मंदिर टूट गया होगा तो पत्थर किसी ने लाके कहां पे लगा दिया होगा, है ना। और ऐसे अनगिनत सैकड़ों लाखों पत्थर पड़े हैं अभी तक भी, जो हम पढ़ भी नहीं पाए। अभिलेख इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि अभिलेख जिस समय वो बिल्डिंग बनी है उसी समय का है। अभी आप देखते हो आज भी कोई अभिलेख लगवाता है क्या? लगवाता है यार, कैसे नहीं। आप, मैं कहता हूं कोई भी हॉस्पिटल जाइए सरकारी, उसके बाहर लिखा हुआ इस अस्पताल का निर्माण महाराणा अशोक गहलोत के शासनकाल में करवाया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ। बात तो वही है भाई, आज के महाराणा तो यही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शासनकाल में करवाया गया। इसके निर्माण में इतने लाख रुपए का खर्चा हुआ था, है ना। इसके शिलान्यास में फलाने फलाने लोगों ने भाग लिया था, इसके उद्घाटन में फलाने फलाने लोगों ने भाग लिया। एक एक बात लिखी हुई। ये आज का अभिलेख, उस समय के अभिलेख हुआ। भले पड़ेगी बात। तो अब मान लो आज वो हॉस्पिटल वाला आपने पढ़ते हो, अपने पता चलता ना कौन से मुख्यमंत्री के टाइम का, उस समय कौन कौन मंत्री थे। अब मान लो इस हॉस्पिटल का ये जो आगे जो सूचना पट जो लगा हुआ, नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, आज के 200 साल बाद कोई देखेगा, उसके पास तो अशोक गहलोत के बारे में जानने का साधन है ना। वो तो कहेगा ना अशोक गहलोत नाम का कोई यहां पर एक मुख्यमंत्री हुआ था, और उस मुख्यमंत्री ने यहां पर किसका निर्माण करवाया। उस दिन वो हिस्ट्री होगी, बीत चुका वो इतिहास है। आज के 200 साल अभी भी तो अपने पढ़ते हैं ना, सबसे कम समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री कौन था, सबसे अधिक समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री कौन है। तो कल को ये पढ़ेंगे फलाना अस्पताल कौन से मुख्यमंत्री ने बनवाया था। ये भी तो इतिहास होगा ना अपना, जो बीत जाता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? इतिहास। इसलिए आज भी अभिलेख लगवाते हैं। इसलिए अभिलेख इतिहास को जानने का सबसे अच्छा सोर्स है, क्योंकि वो उसी टाइम लगवाया गया जब वो बिल्डिंग बनी। वो ज्यादातर उसी टाइम लगवाया गया जब वो राजा था। अच्छा, इतिहास को जानने का एक सोर्स होती है किताबें।
क्या होती है? किताब। पर किताबों में एक लोचा है। किताबों में हो सकता है कि आज एक राजा है, उसके 300 साल बाद उस पर किसी ने किताब लिखी। कितने साल बाद? 300 साल बाद कई नमक मिर्च लग जाएंगे, बातें इधर की उधर हो जाती है। इसलिए किताबों में एग्जेजरेशन होता है, किताबों में अतिशयोक्ति होती है, किताबों में बातें कुछ बढ़ा चढ़ा के लिख दी जाती है। अभिलेखों में नहीं है। अभिलेखों में ज्यादातर जो चीजें मिलती है वो वैसी वैसी मिलती है। अपने राजस्थान के सबसे अच्छे इतिहासकार जो हुए उनका नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या नाम है? मतलब ओझा जी ने जब अपना इतिहास, अपने जो विडंबना है जी, बदकिस्मती है कि ओझा जी का निधन उस साल हो गया, ओझा जी की डेथ उस साल हो गई जब देश आजाद हुआ। अगस्त में आजाद हुए, अप्रैल में ओझा जी की डेथ हो गई। ओझा जी थोड़े साल और जिंदा रहते, राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में और खूब सारी अच्छी बातें लिखे जाते। तो ओझा जी ने जब हिस्ट्री लिखनी शुरू की तो उन्होंने गांव गांव में ऐलान करवाया कि किसी के पास कोई भी पत्थर पड़ा हो जिसपे कुछ भी लिखा हुआ हो, मुझे ला के दे, मुझे बुला ले, मैं देखूंगा, मैं देख के बता दूंगा इस पे क्या लिखा हुआ है। खूब सारे लोगों ने उनको बुलाया। वो अजमेर के किसी एक गांव के अंदर गए, वहां पर उनको एक आदमी किसान ने कहा मेरे घर पे एक पत्थर पड़ा है। जाके देखा वहां पे पत्थर, तो उस पत्थर के आधे भाग पे कुछ लिखा हुआ है, आधे भाग पे जो लिखा हुआ मिट गया। उनका अरे ये क्या है, आधे पे लिखा आधे पे मिट गया। उसने कहा साहब जिधर से मिट गया ना इधर मैं तंबाकू कूटता हूं, मेरे क्या बताते काम की चीज है। औजा जिन जब पढ़ा तो पता चला वो राजस्थान का सबसे पुराना अभिलेख है। हम आगे पढ़ेंगे, बढ़ लीजिए। यदि वो तंबाकू कूटने वाला आदमी वो ना बताए तो हमें पता भी नहीं चलता कि राजस्थान का पुराना अभिलेख है। और वो तो मिल गया, क्या पता उससे भी पुराना हो जो नहीं मिला है। मैं कह रहा हूं आज भी लाखों की संख्या में अभिलेख है। मेरे को तो हर महीने में 3-4 बच्चे को अब लाके कह देते हैं सर हमारे गांव में कुआं है, कुएं के बारे में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये सर वो तो कुछ खूब सारे लोग हैं जो ये पढ़ने का काम करते हैं, उनको बताएंगे यार वहां भेज देते हैं, अपने को पता चल जाएगा। भले अब तक अपने को मेरे को किसी ने लाके दिया वो कोई 1760 का हो सकता है, वो 1820 का हो सकता है तो सही। क्या पता किसी गांव में ऐसा भी हो जो 872 का हो, किसी गांव में हो जो 437 का हो, किसी गांव में हो जो उससे भी 1000 साल पुराना जा रहा हो। लिखने की प्रक्रिया तो बहुत पुरानी है। इसलिए अभिलेख बहुत अच्छी जानकारियां देते हैं। तो यहां पर आपके दिमाग में सवाल उठने चाहिए। ये अभिलेख लगा हुआ है शिव जी के मंदिर में, जानकारी दे रहा है विष्णु जी की, इसका मतलब अभिलेख लगा तो विष्णु जी के मंदिर में था, वो मंदिर टूट गया होगा, पत्थर इधर से उधर हो जाते हैं तो मंदिर कौन सा आ गया वो। आई बात समझ?